ओके, बिगनिंग ऑफ नीट एंड मेंस एग्जाम की जो लास्ट के जो क्वेश्चन है इनको हम करेंगे शुरू आज। तो नीट मेंस के एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन है, और जैसे कि हर बार होता है, कुछ नई बातें आप आज की क्लास में सीख के जाओगे जो आपको पहले से पता नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम 5:20 पे ही क्लास को रखेंगे क्योंकि जो अदर ट्यूशन है उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लास की टाइमिंग यही रहेगी फिलहाल तो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड AgI स्लैश I नेगेटिव सॉल्यूशन। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सॉल्यूशन अगर हम लें तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो सोल है वो फॉर्म होगा। आंसर मैं दे रहा हूं उसका, जो क्लू जो मैं दे रहा हूं वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी यहां पर चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल टॉपिक जो है उसको कंसीडर किया गया है। अगर आपने एक आंसर दे दिया एबीसीडी में से तो आप रिपीट नहीं कर सकते उस आंसर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है नितेश ये गलत है। अब आप दूसरा आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, 50 ml ऑफ 1 मोलैरिटी AgNO3 और 50 ml ऑफ 1.5 मोलैरिटी KI। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट में या फिर कम कंसंट्रेशन में कौन है आपका AgI। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AgI2KI, सॉरी AgNO3 2KI, ये हो गया। अब ये लेस अमाउंट है, ये मोर अमाउंट है, या फिर ये लेस कंसंट्रेटेड है, ये मोर कंसंट्रेटेड है, ऐसे बोल लो यार। रिएक्शन करोगे तो देखो वही आएगा आपका AgI प्लस में क्या आ जाएगा KNO3, ये आ जाएगा। अब इन सभी में से चार्ज इस पे देखना है तो AgI, और मोर कंसंट्रेटेड कौन है आपका KI, तो इनमें से प्रेफरेंशियल चार्ज ये आ जाएगा आई नेगेटिव। तो नो डाउट आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और सी ऑप्शन भी वही बात बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये भी वही बात बोल रहा है। 50 ml 1 मोलैरिटी और 50 ml 2 मोलैरिटी क्या आई, तो दोनों में से कोई भी आंसर देते वो ठीक माना जाता। ये उनकी उस टाइम की मिस्टेक थी। ठीक है, जो अब आप समझ गए होगे इसमें। ठीक है, हाँ नितेश का भी आंसर करेक्ट है, और जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर जो है, वैसे मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है, फिलहाल आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट 10 सेकंड का टाइम है। ABCD आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? आर्या, एक आर्या, एक नितेश, ये करेक्ट है। अंजलि करेक्ट है, निखिल गलत है, आकाश मलिक करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है कुल मिला के। अब जिन बच्चों को नहीं आया देख लो, फ्रेंड लिस्ट सबने कर लिया, फिर भी फ्रेंड लिस्ट में गलती आई, तो रीजन पता है क्या था? फॉर्मूला अगर फ्रेंड लिस्ट का ध्यान से देखोगे तो था x/m, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है k इंटू पी की पावर 1/n। यहाँ पर 1/n जो है ना, ये 1/n की जो वैल्यू होती है, याद रखना 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा 1/n की वैल्यू। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि 1/n की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर देखो जो पावर है, पी की पावर है, वो 0 से 1 के बीच में ना तो ये है, 0 से 1 के बीच में ना तो ये है, 0 से 1 के बीच में ना तो ये आपके 0 से 1 के बीच में 0.3, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या ये बात हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है, और जहां भी है इसको जल्दी से अंडरलाइन कर लो कि जो 1/n की वैल्यू है वो असल में कितनी होनी चाहिए। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ है, ये वहां पे वैल्यू इसकी दी हुई है। ये देखो, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये ग्राफ है, और यहाँ बोल दिया उन्होंने 1/n कैन हैव वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 एंड 1। आमतौर पर ये 0.1 से 0.5 के बीच में पाई जाती है, तो आपका इस क्वेश्चन में 0.3 ही है। ठीक है ना, तो 0 से 1 के बीच में रहेगी ये वैल्यू, और हर चीज वो एनसीईआरटी को भी एक एक लाइन को कंसीडर करके देते हैं। ये भी हो गया आपका। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये भी आपको नई बात, देखो तीनों
तीनों क्वेश्चन ने नई बात बताई है, जितना भी हमें पता था ना उसको इलेबोरेट करा है, बस थोड़ा 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 इलेबोरेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी हमें एक नई बात बताएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड। हार्डी सूज रूल आपने पढ़ा होगा कि कौन जल्दी कोएगुलेट कर देगा। तो आमतौर पर जो सोल है, सोल को कोएगुलेट करते हैं कोई, तो वो कौन होते हैं, चार्ज होते हैं, चार्ज को कोएगुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो लाइयोफोबिक सोल ही माना है, फिर भी उन्होंने एक चार्ज के साथ एक नाम और लिख दिया, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड करते हैं कि कौन जल्दी सेटल डाउन होगा। समझ रहे हो, हार्डी सूज रूल में भी यही था। वहां तो हम सिर्फ क्या देखते थे, वहां देखते थे मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं AS2S3 को सेटल डाउन कौन कर देगा, तो आप मैग्नीट्यूड देखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड, भाई Mg पे 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव है। अब आप ना सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हो कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे है, तो ये जल्दी सेटल डाउन कर देगा, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लेकिन अगर नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आप नेचर पहले देखोगे कि पॉजिटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने का मतलब होता है नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज का नेचर क्या लोगे आप, सबसे पहले पॉजिटिव लोगे, फिर कितना पॉजिटिव लोगे। तो पॉजिटिव लेने को कहते हैं नेचर ऑफ चार्ज, और कितना पॉजिटिव लेने को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि साइन क्या है जो अभी आपने चार्ज लिया है, और उसका मैग्नीट्यूड चार्ज कितना ज्यादा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। याद रखना कोएगुलेटिंग पावर दो बातों पे डिपेंड होती है, बाकियों को इतना ही पता है, सिर्फ कोएगुलेटिंग पावर लाइयोफोबिक की सिर्फ चार्ज पे डिपेंड होती है, लेकिन ये दो पे डिपेंड होती है कि उसका नेचर क्या है चार्ज का, जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है यार, नेचर क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो चाहिए होगा यार, लेकिन इसे नेचर बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितना चार्ज होता है, 3 4, ठीक है ना, 3 2 1 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आंसर है, देखो बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, को एंजाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ये भी ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बात है ये गलत है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आंसर है नहीं। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऊपर नीचे नहीं करता। जैसे ए से बी बन गया, इक्विलिब्रियम साइन है। अगर मैं के ए की बात करूं, यहां पर क्या लेंगे आप, बी अपॉन में ए, यही लोगे, ठीक है। अब यहां पर बी अपॉन में आपने ले लिया, तो वो कह रहा है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मान लो यहां पर कैटलिस्ट आ गया, तो क्या अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ज्यादा कम होगी, नहीं। कैटलिस्ट आने से अगर मान लो स्पीड बढ़ गई, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी स्पीड उसकी उतनी ही रहेगी। कहने का मतलब के ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन्होंने क्या कह दिया, फर्क पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आंसर है नो। कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, जो कि आपने चैप्टर नंबर 7 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन हो गया। और आगे चलते हैं, ये भी एक नई बात थी। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ी खास बात है। कोएगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज जो की गई है वो ये है, NaCl की इतनी मिलीमोल है, ठीक है ना, और इसकी इतनी मिलीमोल है, इसकी इतनी। अब सभी की मिलीमोल वैल्यू देख के बताओ कि आर्सेनिक सल्फाइड को कौन जल्दी कोएगुलेट कर देगा। तो आंसर है, इसको जल्दी कोएगुलेट कर देगा। देखो Na, पहले तो आप यही देखोगे ना नेचर क्या है, तो Na पे नेचर क्या है, सिंगल पॉजिटिव, इस पे क्या है, 2 पॉजिटिव। पहले तो आप पॉजिटिव वालों को देखोगे, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसको देखोगे। तो हमने इनका मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 पॉजिटिव, इसका 2 पॉजिटिव, इसका भी 2 पॉजिटिव। लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पर, वो आपको वही बात बताएंगी जो आपने सीखी थी कहाँ पर, गोल्ड नंबर में, जिसकी जितनी कम वैल्यू होगी वो उसको उतना जल्दी क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो NaCl के 52 मोल लगते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, और इनके जो लगते हैं वो 0.22, इसके 0.69। तो हम सबसे पहले चार्ज को देखेंगे, तो ये आपका MgSO4 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है।
ठीक है ना, कम मिलीग्राम में भी जल्दी इसको कर देगा। फिर वैल्यू इसकी होती है और लास्ट में एन आता है, क्योंकि एक तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी माना जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। सुशांत, अरुणा, आकाश मलिक, नितेश, अंजलि, लक्ष्य, इन्होंने पहले सी बता दिया था। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बताना क्या आंसर होगा। फॉग इज ए कोलोडल सोल ऑफ, फॉग किसका है? ए बी सी डी, बस इतना ही बोलना है आपको। ए बी सी डी। ऋतिक गलत है, आर्या करेक्ट है, अरुणा करेक्ट है, नितेश गलत है, निखिल ठीक है, पलक ठीक है, दीपांशु ठीक है, अंकिता ठीक है, हिमांग ठीक है, चित्रा ठीक है। ठीक है, देवेश गलत है। देवेश यार ऐसे कैसे काम चलेगा यार। फॉग, फॉग होती है धुंध, धुंध होती है जिसमें पानी होता है, पानी, पानी में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, गैस में इसे बोलते हैं फॉग, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इट इज एरोसोल, एरोसोल है जिसमें लिक्विड इन जिसमें लिक्विड इन गैस होते हैं। अरे गैस इन लिक्विड तो वो हो गया यार तुम्हारा फोम, फोम हो गया, विप्ड क्रीम याद है, वो हो गया ये। अच्छा बताओ सेवंथ का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? कितना तेज जवाब दिया है, वेरी गुड। तनिष्का वर्मा करेक्ट है, आकाश करेक्ट है, अन्नू, आदित्य, अंजलि, दीपांशु, नितेश, आयुष, आर्या, श्रुति, लक्ष्य दैया, निखिल, देवेश, ऋतिक वर्मा, हिमांक, निखिल, शिव्या, केशव, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी ऑप्शन। अच्छी बात है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि यार तुम इतनी जल्दी जल्दी इनके आंसर दे रहे हो। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव सबको पता है, लेकिन डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, अपने आप ही होती है ये। तो जहां स्पॉन्टेनियस आ गया, डेल्टा जी इज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है, ट्राई करो और बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत बढ़िया, लक्ष्य, आकाश, अंजलि, सुशांत करेक्ट है, निखिल, चित्रा, नितेश करेक्ट है, अन्नू, केशव, तनिष्का करेक्ट है, ऋतिक, दीपांशु, केशव करेक्ट है, निखिल, नितेश, आयुष करेक्ट है, अब्दुल करेक्ट है, देवेश, आदित्य, हिमांग करेक्ट है, वेरी गुड। मतलब 25 आंसर आए हैं। भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस जो चार्ज पर डिपेंड नहीं होती? आंसर है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको स्कैटर करनी है लाइट, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, राइट। एक बार और आया है, क्या बात है, एक बार और आया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज? आंसर है टिंडल इफेक्ट। अच्छा, इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n, बताओ क्या होगी? ए बी सी डी, किसके बीच में होगी वैल्यू 1/n? देखा, अब है ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। अब ऐसी ऐसी छोटी सी क्लास है ना, लंबे समय तक भी याद रहती है, पता है आपको कि यार 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ये छोटी छोटी सी बात होती है, हालांकि दूसरे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि यार इसने कैसे पढ़ लिया, लेकिन एक ऐसी ऐसी क्लास की जो बातें हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, यही फायदा होता है इसका। इसलिए मेरे को ये क्लासेस, हालांकि मैं मानता हूँ कि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक क्लास एक्स्ट्रा होने का मतलब है 16 चैप्टर है, 16 क्लास एक्स्ट्रा होंगी। 16 क्लास एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि एक महीने में आपकी सैटरडे संडे की छुट्टियां होती हैं 8, तकरीबन तकरीबन 16 में 8 जोड़ दो, 24 यानी 26, 26 के आसपास जो दिन है हमारे, लगभग एक महीना सिर्फ नीट मेंस में निकल जाता है, अगर थोड़ी थोड़ी बातों को हम मिक्स करें तो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम कैटालाइसिस? के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, देखते हैं अब। वाह, ऋतिक वर्मा, सुशांत शर्मा, सुशांत ये गलत है, अरुणा गलत है, बाकी सारे ठीक हैं, अंजलि, निखिल, लक्ष्य, ठीक है ना, ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, तनिष्का, आकाश मलिक, अन्नू, पलक, ये सारे के सारे बाकी के जो थे ये ठीक है। करेक्ट आंसर है डी, एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या मजाक कर रहे हो यार, एंजाइम इज वेरी रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 298 से लेकर 310 केल्विन। इस पे तो बहुत एक्टिव होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे इसका।
लक्ष्य है, वेरी गुड। तनिष्का, निखिल, अंजलि, कमॉन कमॉन, ज्यादा आंसर चाहिए मुझे। नितेश, केशव, आदित्य, दीपांशु, वेरी गुड। हिमांक गलत है। अन्नू ठीक है। आकाश मलिक गलत है। देवेश ठीक है। शिव्या ठीक है, वेरी गुड। शिव्या, चित्रा ठीक है। सुशांत, आर्या, दीज ऑल आर करेक्ट। इसे बोलते हैं हम गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कॉलर यानी प्रोटेक्शन ऑफ कॉलर कहाँ यूज करते हैं? गोल्ड नंबर में। और जिसके गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे छोटी होती है ना, वो सबसे जल्दी, उसकी पावर जो होती है ना, कोएबिलिटी पावर, वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, पता है ना आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगर x जो है एडजॉर्बेट है, m जो है वो एडजॉर्बेंट है, वो तो होते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन? इनमें से कौन सा रिलेशन गलत है? f का मतलब होता है वर्सेस, वर्सेस ग्राफ। x बाई एम वर्सेस p ग्राफ होता है, हाँ जी होता है, उसे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अच्छा, x बाई एम वर्सेस t ग्राफ होता है, हाँ जी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसो बार बोलते हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए थोड़ी नहीं है कि अगर एक्स वाई एम कॉन्स्टेंट हो तो इन दोनों के बीच में भी ग्राफ होता है। हाँ जी होता है, ये भी ग्राफ होता है, जायज बात है। लेकिन क्या एक्स वाई एम इजल टू पी इंटू टी के बीच में कोई ग्राफ होता है? ये गलत है, तो डी ऑप्शन इज गलत। ठीक है, 8 बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया था, जिनमें से अरुणा, अंजलि, सुशांत, नितेश, ये सारे ठीक है। नाइस। अगला क्वेश्चन, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है डिड्यूस बाय एज्यूम्पशन। ये एज्यूम्पशन जो है लैंगम्यूर की, मैं एक बार स्पेशल आपको क्लास में ही बताऊंगा। एडजॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पार्टिकल। इसका ये आंसर है। बाकी लैंगम्यूर के बारे में मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा। आपकी एक बुक होती है फिजिकल केमिस्ट्री की, बहल एंड बहल, रिक्की बहल नहीं, बहल एंड बहल करके है। वो बहुत प्यारी बुक है, कभी जाओ उसमें ग्रेजुएशन में तो उसको जरूर ट्राई करना। उसमें लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कमाल का दिखाया, बताऊंगा इसके बारे में मैं। अच्छा, ए प्लॉट ऑफ log x बाई एम वर्सेज log p के बीच में जो प्लॉट था, वो ग्राफ था, आपको याद होगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें बताओ स्लोप क्या था? ए बी सी डी। अंजलि करेक्ट है, अरुणा करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, केशव करेक्ट है, नितेश करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अन्नू करेक्ट है, अंकिता करेक्ट है, चित्रा करेक्ट है। डी इज करेक्ट आंसर। यहां पर स्लोप 1/n था और लगभग सभी बच्चों को याद भी है, अच्छी बात है। तो 25 क्वेश्चन का जो टारगेट है हमारा वो है, जिनमें से 15 क्वेश्चन हमारे अभी ही खत्म हो गए हैं, अच्छी बात है ये। चलो और मेहनत करते हैं थोड़ी सी। बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर दोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसेल इन एक्वा सॉल्यूशन अबाउ सर्टेन कंसंट्रेशन? इनमें से कौन है जो मिसेल फॉर्मेशन कर सकता है? तनिष्का करेक्ट है, दीपांशु करेक्ट है, सुशांत करेक्ट है, अंजलि करेक्ट है, लक्ष्य करेक्ट है, आकाश करेक्ट है, निखिल करेक्ट है। दिस इज सो गुड कि आपने इनका आंसर ही बताया। नितेश और आदित्य खत्री ये गलत है। करेक्ट आंसर आपका ए। जिन बच्चों ने ये बता दिया, क्या कोई मुझे बता सकते हो ये क्यों बताया आपने? ट्राई करो, अगर पता है तो ठीक है यार, वैसे बताया बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड लक्ष्य, ये अच्छा था। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन देखी आपने। नितेश ये भी अच्छा है, आपने कार्बन की वैल्यू देखी। नहीं निखिल, ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, जो सबसे खूबसूरत बताया है, एक्यूरेट बताया, वो दीपांशु ने बताया। ये सोप का फॉर्मूला है, ये साबुन का फॉर्मूला है, याद रख लो। चैप्टर नंबर 15 नहीं सॉरी 16 में भी हमें ये दोबारा याद करना पड़ेगा। डो डेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। और भी मैं आपको आज एक रहस्य बताता हूँ। कार्बन की जब लंबी चेन होती है ना, इसी लंबी चेन को हम क्या बोल देते हैं? ये लंबी चेन बोल देते हैं इसको। सभी को पता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ा है। क्या आपको पता है जब ये ब्रांच आती है ना, ये ब्रांच, ऐसे ब्रांच आ जाती है इस तरीके से, इन ब्रांच को ना बैक्टीरिया तोड़ नहीं पाते हैं। ये जो लंबी चेन होती है ना, इसको तो तोड़ देते हैं। अब आपने साबुन का यूज किया, पानी कहाँ गया साबुन का? नालियों में गया ना। नालियों में कौन है? हमारे कमांडो बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बायोडिग्रेड करते हैं इनको, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तोड़ देते हैं वो। अब यार तुमने ब्रांच चेन बना दी,
अब बेचारे बैक्टीरिया भी थक जाएंगे, वो तोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट में ऐसी ब्रांच आती हैं। अब साइंटिस्ट थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसी ब्रांच हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल रहे। इस नेचर में जितना जो बायोडिग्रेडेबल रहेगा वो लंबे समय तक ठीक रहेगा, अदरवाइज रिसाइकिल करना शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। देखते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाएगा। कम ऑन, हरी अप, बताइए, ट्राई। ABCD। अंकिता, ऋतिक वर्मा, अंजलि, शिव्या, आकाश, तनिष्का, आदित्य, नितेश, ये गलत है। इसके अलावा आयुष ये गलत है, सुशांत ठीक है, केशव गलत है, चित्रा गलत है, हिमांग गलत है, केशव गलत है, आर्य ठीक है, लक्ष्य ठीक है, देवेश ठीक है। सही जवाब है आपका लाइपेज। लाइपेज ही आपका, ट्राइग्लिसराइड कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये फैट होता है, ठीक है ना, फैट होता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। अब जो आप गंदा फैट खाते हो ना, जैसे एक ही तेल को समोसे की दुकान वाले क्या करते हैं, रोज उसी में समोसे उबाल दिए, एक हफ्ता चलाते हैं उस तेल को। वो तेल जो बार बार रोज एक हाई टेम्परेचर पे जा रहा है बार बार, तो वो ना गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा करेगा आपकी बॉडी में। अब अगर फ्यूचर में कभी आपको पतले होने की फिराक हुई कि भाई अब मेरे को ना एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, तो वो डिपेंड करेगा आपने पास्ट में कितना बैड कोलेस्ट्रॉल खाया है। जो गाय का घी है या फिर जो देसी घी है, ये सारा आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। और तो और ऑलिव ऑयल जो है, जो आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हो, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इजीली आप कंज्यूम कर सकते हो, उसका जो फैट। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये तो भाई नसों के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड और बैड। तो यहाँ पर लाइपेज वो एंजाइम, और ये फैट होता है जो फैट कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये लाइपेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, बताइए। ABCD। कैटलिस्ट करते क्या है, अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत कमाल की लगेगी और आपको पता लगेगा कैटलिस्ट का असली फंक्शन। देखो भाई, जिन्होंने जो भी आंसर दिया हो, आयुष करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 18th का डी ऑप्शन करेक्ट है। एडजॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 में दोबारा आएगा। ये देखो, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके प्रो A+B रिएक्टेंट है, और ये आपके प्रोडक्ट हैं C+D। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से मेरी बात को। जो A और B रिएक्टेंट होते हैं ना, देखो जो भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं ना, वो ऐसे कंबाइन नहीं होंगे। मान लो 5 जूल की एनर्जी लेके बैठा है A, 5 जूल की एनर्जी लेके बैठा है B, दोनों आपस में ऐसे आ रहे हैं स्लोली स्लोली, और आपस में छोटा सा टकराना, और फिर दूर हो गए। ठीक है, फिर स्लो आया आपस में टकराने के लिए, फिर हल्का टकराए, फिर दूर हो गए। क्यों, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये आपस में आगे टकरा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और वो भी स्लो, क्योंकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, ये बना भी नहीं सकते प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। अब जैसे देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी उन्होंने, यहां तक चलेगी एक्टिवेशन एनर्जी इनकी। अब ये ऐसे आपस में नहीं टकराएंगे, अब ये ऐसे टकराएंगे जैसे एक अंडा दूसरे अंडे से टकराया और फूट गया, और दोनों के अंडों के जो प्रोटीन है वो मिक्स हो गए। अब ये ऐसे बुरी तरह से टकराएंगे, तेजी से टकराएंगे, ऐसे कोलाइड होंगे, और प्रोडक्ट बनेगा। अब C+D प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी हुई आपको, यहां से यहां तक बताता हूं मैं। यहां से यहां तक आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हुई, और अगर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी है, इसे हम बोलेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, यानी आपको वो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा तब जाके वो टकराएंगे बुरी तरह से। अब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो पता है क्या होगा, यही काम इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी में खत्म हो जाएगा, और यही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे C और D।
इस तरीके से। यानी ये जो ग्राफ है दिखा रहा है, वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। अब आप समझ जाओ कैटलिस्ट कितनी हेल्प करता है। कई कई इंडस्ट्री में तो पोटेशियम क्लोरेट जो KClO3 है ना, इसे तोड़ने के लिए, जैसे ये KCl प्लस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसे कुछ टूटते हैं ये, ठीक है, ऐसे तोड़ देते हैं। तो ये रिएक्शन है ना 500 केल्विन पे होती है, और यही रिएक्शन आपकी 300 केल्विन पे ही हो जाएगी अगर आपने कैटलिस्ट डाल रखा है तो। देखा कैटलिस्ट का में कितना दम है। यानी आपने क्या कर दिया इस पूरी प्रोसेस में, आपने इस पूरी प्रोसेस में इतनी एनर्जी सेव कर दी। कहां तुम इतनी एनर्जी के लिए दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते, दुनिया भर का कोयला जलाते, कितनी हीट जनरेट करते, तब जाके आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते। इससे बढ़िया यार एक काम करो ना, कैटलिस्ट डाल दो। कितनी कमाल की चीज है यार कैटलिस्ट, जो तुम डालोगे सुबह 8 बजे डाली, शाम को 6 बजे आपका ऐसा कैसा कैटलिस्ट बाहर निकाल लो, आपका कैटलिस्ट भी आपके पास आ गया, आपकी रिएक्शन भी उतनी होगी, आपकी एनर्जी भी सेव होगी। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तो यही बात वो बोल रहा है, एडजॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये देख लो एक्टिवेशन एनर्जी कर दी ना लोअर, कब करी, जब आपने इसमें कैटलिस्ट डाला। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट ऑफ मिसेल। ये क्या कहाँ होते हैं? अगर आपकी बाल्टी है, आपके घर में सर्फ की बाल्टी है, तो पता है क्या होगा, जो नॉन पोलर पार्ट है ना, जो पोलर पार्ट है वो सरफेस से बाहर होगा और नॉन पोलर पार्ट सरफेस के अंदर होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसका पोलर पार्ट जो है वो सरफेस के बाहर, आपको जो झाग दिखते हैं ना सर्फ की बाल्टी में, वो ऐसे दिखते हैं। अभी बताता हूँ मैं झाग क्यों होते हैं, किसकी वजह से। ये इतना भरा हुआ है, और ये जो झाग है व्हाइट कलर के, वो असल में झाग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है डिटर्जेंट की। और उसके अंदर पानी के अंदर सर किसने डुबाया हुआ है, पानी के अंदर जो सर है वो किसका रहता है, वो रहता है आपका पोलर पार्ट। और लंबी चेन जो है वो इसके बाहर रहती है, सरफ से बाहर, जब झाग आप क्रिएट करते हो। और ऐसे हाथ से ऐसे करोगे तो ये पूरा व्हाइट पोर्शन आपके टूट जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो पोलर पार्ट है वो पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। नॉन पोलर जो है, एक मिनट में इसका आंसर पूरा प्रॉपर देख लेता हूं। 19th का, हाँ बिल्कुल, जो पोलर है वो आउटर सरफेस पे रहेगा, सरफेस के आउटर सरफेस पे पोलर पार्ट रहेगा, और नॉन पोलर जो है वो इनर सरफेस पे रहेगा। फिर भी मैं एक बार इसको रीड करना, मिसेल आर द क्लस्टर और एग्रीगेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलेट। Usually, such molecule have lyophobic group, and long chain hydrocarbon is a lyophobic portion which try to recede away from the solvent water molecule। भाई ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है। And the ionizable lyophilic tend to go into the water resulting into ion। ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है जो मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। तो ये पोलर पार्ट को बोल रहा है, आउटर सरफेस पे ये हो सकता है, ये इसको आउटर सरफेस बोल रहा है, और नॉन पोलर इनर सरफेस पे। आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए। मैं अभी भी इसी पे स्टिक हूँ भाई, ये होना चाहिए। जो हमने पढ़ा है, जो समझा है वो यही है, डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। बाकी एक बार और कंसीडर कर लेंगे, इसको देख लेंगे। अगले पे आते हैं 20 पे, विच विच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है बताइए, विच इज नॉट करेक्ट। बता भी दिया, और इतने बच्चों ने बताया। भाई ऋतिक वर्मा गलत है, दीपांशु गलत है, केशव ठीक है, शिव्या ठीक है, लक्ष्य ठीक है, अंकिता ठीक है, आदित्य गलत है, और इसके अलावा पलक ठीक है, आयुष ठीक है, नितेश ठीक है, निखिल ठीक है, आर्य ठीक है, अंजलि ठीक है, आकाश ठीक है, अंजलि, तनिष्का, देवेश, अन्नू, ये सारे के सारे एक्यूरेट है। सुशांत गलत है, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम देख लेंगे इसको एक बार और अच्छी तरह से।
तो करेक्ट आंसर है इसका ए। ये क्या ए में क्या बोल दिया उन्होंने, हवा में इंक्रीजिंग टेम्परेचर करोगे तो एडजॉर्प्शन क्या लगातार बढ़ता रहता है? नहीं। अरे केमीज ऑप्शन में भी ये एक बार बढ़ता है फिर घट जाता है, और फिजिक्स ऑप्शन में तो इंक्रीज टेम्परेचर पे ये घट जाएगा पूरा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइड? आपको कोलॉइड डिस्ट्रॉय करने हैं तो क्या करोगे बताओ। कोलॉइड जो है वो डिस्ट्रॉय करने हैं तो क्या करोगे आपके हिसाब से? ओके, केशव, पलक, निखिल, दीपांशु, चित्रा, अंकिता, सब ठीक है। नितेश गलत है, अरुणा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कोलर डिस्ट्रॉय करने से इनका मतलब इनकी लैंग्वेज कितनी बदल गई, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा लेकिन इनकी लैंग्वेज कितनी चेंज हो रही है। कुछ कुछ चीजें हमने ऊपर ही बहुत अलग लैंग्वेज में पढ़ी हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलर्ड का मतलब होता है अच्छे भले कोलर्ड डीएम में घूम रहे हैं, आपको क्या करना है वो सेटल डाउन करवाने हैं। इसे ये इन अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं डिस्ट्रक्शन कोलर्ड। यार कोएगुलेशन बोल देते, प्रेसिपिटेशन बोल देते, फ्लोकुलेशन बोल देते, नहीं, इनको डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलर्ड नए वर्ड यूज करने हैं। तो आंसर है बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कोएगुलेशन। नेक्स्ट वन, चार ही क्वेश्चन रह गए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सीएमसी द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल बताओ क्या होते हैं। सीएमसी पे क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन में एसोसिएटिव में सीएमसी पे क्या होता है? वेरी गुड, तनिष्का, नितेश, पलक, ये बिल्कुल ठीक है। अंजलि ठीक है, आदित्य गलत है, निखिल गलत है, लक्ष्य ठीक है, ऋतिक ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली अबाउ अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नॉन एज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी इस कंसंट्रेशन पर मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करके तो करते हैं यार, एसोसिएट। क्या होता है एसोसिएटेड कोलॉइड? एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे या लो कंसंट्रेशन पे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे वो एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, एबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन ऑफ द गिवन डिपेंड अपॉन, अभी अभी मैंने बता दिया, आज तो खैर इस बारे में अच्छी खासी चर्चा हुई है। अब तो 23 का आंसर सभी दे ही देंगे। आंसर बी है, वेरी गुड, और जितने भी आंसर हैं सारे करेक्ट हैं। मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों पे इनकी वैल्यू डिपेंड होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और बताना इसका आंसर क्या होगा 24 का। हेलो, हाँ भाई, देखा, ये ऐसे पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और अभी भी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया होगा। भाई आंसर जो गलत है वो सुन लो पहले तो, सही तो मेरे ख्याल में एक भी नहीं है। अंजलि गलत है, आकाश गलत है, अन्नू गलत है, आकाश, लक्ष्य दैया गलत है, पलक गलत है, नितेश गलत है, देवेश गलत है, और तो और भाई आयुष भी गलत है। इतने गलत हैं। और किसी ने दिया है भाई? मैंने इतने नाम पढ़ पाए हैं, और भी कोई दे रहा तो बता सकता हो तो बता सकता है अभी भी। हाँ, शिव्या खत्री ठीक है, तनिष्का ठीक है, केशव ठीक है, चित्रा ठीक है, दीपांशु ठीक है, और कोई, भूमिका ठीक है, निखिल ठीक है, ऋतिक वर्मा ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। सुशांत गलत है, अब्दुल बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर है भाई जो ठीक है, नितेश गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो है बी। अब कई सोच रहे होंगे ये है क्या, तो मैं बता दूं, 1 नैनोमीटर सुना है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बोल देते हैं ना, तो तुम में से ना जितने बताए हैं आंसर, उसमें से 95% बच्चे ठीक हो जाते हैं। अभी क्या है, सिर्फ 5% ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ये आंसर है। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे हो सकता है, नैनो को क्या बोलते हैं, 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं ना। अच्छा, 1000 नैनो, भाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, कैंसिल करियो, आ गया ना 10⁻6। तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 और कहीं भी नहीं है।
तो जल्दबाजी में आपने आंसर दिया, करेक्ट आंसर था बी। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, बताइए आंसर क्या होगा। When a few typical solute are separated, okay, by a particular selective membrane, okay, such as protein particle, blood corpuscle, and this process is called, इसको हम क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज डायलिसिस, ये बोलेंगे, ठीक है, जो ब्लड कार्पसल में से इम्प्योरिटीज वगैरह को हटाने के लिए यूज करते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है। तो ये खत्म होगी। अब हम मंडे से आपका जो स्टार्ट करेंगे वो नॉर्मल चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को।